गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी हिंदी मीडियम के सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन में चैप्टर नंबर जो 4 है हमारा जलवायु, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जलवायु, और जलवायु से पहले हम देखते हैं मौसम कि मौसम क्या है। मौसम शब्द की जो उत्पत्ति है, मौसम शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के जो शब्द है मौसिम, मौसिम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मौसम, जिसका अर्थ होता है मौसम। अर्थात मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार जो परिवर्तन होता है वही मानसून कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो मौसम है, मौसम दिन प्रतिदिन बदलता है। सुबह का मौसम दोपहर में बदल जाता है, दोपहर का शाम को। अर्थात मौसम एक छोटे क्षेत्र में और कम समय अवधि के दौरान जो वायुमंडलीय औसत दशा है उसे मौसम कहते हैं। जबकि एक लंबा भूभाग, लंबा क्षेत्र और एक वायुमंडलीय जो औसत दशाएं जो लगभग कहते हैं 30 वर्ष के दौरान जो चलती हैं, 30 वर्ष तक जो चलती है, उसे हम इनकी जलवायु कहते हैं। कि भारत की अगर हम जलवायु देखते हैं कि भारत की जलवायु सभी जगह समान नहीं है। भारत की जो जलवायु है उसे मानसूनी जलवायु कहा गया है, मानसून टाइप की जलवायु है। जैसे कहीं पर बहुत अधिक सर्दी है तो कहीं पर किसी क्षेत्र में बहुत अधिक गर्मी वहाँ पर पाई जाती है। जैसे अगर हम देखते हैं कि गर्मियों में राजस्थान के मरुस्थल में कुछ स्थानों पर तापमान लगभग 50 सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में तापमान लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर में द्रास का तापमान -45 तक हो सकता है, जबकि तिरुवनंतपुरम का 22 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। तो ये कहते हैं कि जैसे जो हमारी जलवायु को जो प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं कि एक अक्षांश और देशांतर पर स्थित होने पर भी किस प्रकार से चेंजिंग होता है। जैसे कुछ क्षेत्र में रात और दिन के तापमान में बहुत अधिक अंतर होता है। थार के मरुस्थल में दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, जबकि उसी रात या नीचे गिरकर तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। दूसरी ओर केरल और अंडमान निकोबार में दिन तथा रात का तापमान लगभग समान रहता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं तापमान में कैसे भिन्नता। अब हम देखते हैं कि हमारी जलवायु को नियंत्रण करने वाले कारक, कि जो जलवायु है उस जलवायु को नियंत्रित करने वाले कौन कौन से हमारे कारक हैं। जैसे जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों में अगर हम देखते हैं तो उसके अंदर इसी प्रकार से बताया कि राजस्थान घरों की दीवारें मोटी तथा छत चपटी पाई जाती है, क्योंकि वे सब कुछ तापमान से संबंधित है, तापमान को उसको कंट्रोल करने के लिए। जलवायु नियंत्रण देखते हैं कि भारत की जलवायु को नियंत्रित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारक हैं, जैसे अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब और पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं और उच्चावच जो है, ये किसी भी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करती है। पृथ्वी की गोलाई का, क्योंकि पृथ्वी गोल है हमारी, और गोलाई के कारण सूर्य का जो प्रकाश है सभी स्थानों पर समान नहीं पड़ता है। जैसे जैसे अक्षांश बढ़ते हैं वैसे वैसे तापमान घटता है। तो इसमें बताया कि जैसे पृथ्वी की गोलाई के कारण से प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांश के अनुसार अलग अलग होती है। इसके परिणामस्वरूप तापमान विषुवत से ध्रुवों की ओर सामान्यतः घटता है। जैसे विषुवत से अगर हम ध्रुवों की ओर जाते हैं
तो तापमान घटता है। जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की संघनता कम हो जाती है और तापमान घट जाता है। इसलिए पहाड़ी गर्मी के मौसम में भी ठंडी होती है क्योंकि ऊंचाई के ऊपर तापमान कम मिलता है। किसी भी क्षेत्र का वायुदाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश और ऊंचाई पर निर्भर करता है। हम कह सकते हैं कि जैसे जो हमारे अक्षांश हैं और तो अक्षांशों के आधार पर हमारे तापमान में या जलवायु में परिवर्तन होता है। इस प्रकार तापमान वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। समुद्र का जलवायु का समकालीन प्रभाव पड़ता है। जैसे समुद्र की दूरी बढ़ती है प्रभाव कम होता है, यानी समुद्र से अगर दूरी दिखते हैं तो प्रभाव में कम दिखाई देने लगता है। जैसे जैसे कोई क्षेत्र अगर समुद्र के किनारे हैं तो निश्चित रूप से वहाँ कोई जलवायु का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, न वहाँ अधिक गर्मी होगी न अधिक सर्दी होगी। जैसे जैसे समुद्र से दूर जाओगे तो निश्चित रूप से वहाँ पर जलवायु का प्रभाव पाया जाता है, ऐसा देखने में आता है। अब हम देखते हैं इसमें जैसे महाद्वीप, जैसे जब एक लोग विषम मौसमी अवस्था को महसूस करते हैं, इसे महाद्वीपीय अवस्था या गर्मी में बहुत अधिक गर्मी और सर्दी में बहुत अधिक ठंड होती है, उसे महासागरीय धारा समुद्र के तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्र में जलवायु को प्रभावित करती है। ये कह रहा है कि जो समुद्र है, समुद्र की जो तट रेखा है वे भी कहीं न कहीं जलवायु को प्रभावित करती है। जैसे विश्व के अधिकतर मरुस्थल उपोष्ण कटिबंधीय भागों में स्थित महाद्वीप के पश्चिमी किनारों पर ही स्थित होते हैं। अब है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले हैं अक्षांश। जैसे जैसे हम उच्च अक्षांश की ओर जाएंगे तापमान में गिरावट आएगी, इसलिए किसी भी क्षेत्र की जो अक्षांश है वो इसको प्रभावित करता है। जैसे अक्षांश के आधार पर हम उसे उष्णकटिबंधीय, उपोष्ण, शीत जलवायु और अति शीत क्षेत्रों में हम विभाजित कर सकते हैं। ऊंचाई है, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है जहां अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है, यानी भारत के हिमालय पर्वत से जो आने वाली जो ठंडी हवा है उनको भी रोकता है, जिससे यहाँ की जलवायु प्रभावित होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसके अंदर कि वायुदाब और पवन किसी भी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करने में वायुदाब और पवन का भी महत्वपूर्ण रोल होता है। भारत में जलवायु तथा संबंधित मौसमी अवस्थाएं निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्था में संचालित होती है। जो वायुमंडलीय जो अवस्था है विभिन्न अवस्था में होती है। वायुदाब और धरातली पवनें, ऊपरी वायु परिसंचरण तंत्र और पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ और उष्णकटिबंधीय चक्रवात। जैसे हम देखते हैं कोरिलेशन बल देखते हैं, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, यानी हम देखते हैं कोरिलेशन बल होता क्या है, किसे कहते हैं हम कोरिलेशन बल? पृथ्वी के घूर्णन के साथ, अर्थात जब पृथ्वी घूमती है उसके घूमने के साथ उत्पन्न आभासी बल को ही हम कोरिलेशन बल कहते हैं। इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित माने मुड़ जाती हैं। इसे हम फेरल का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम फेरल का नियम के नाम से भी जाने जाते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आप कोई सर्किल बनाइए, जैसे गोल सर्किल, और वह झूला टाइप में, और मान लीजिए आपके सामने आपका दोस्त बैठा है ए और बी, तो उससे आप ये जजमेंट कर सकते हो कि किस प्रकार से जो हमारे ग्लोब है उसमें दाईं और बाईं और हमारी यानी कि ये हवाएं है ना मुड़ जाती हैं, तो उसको हम झूले के टाइप से भी हम उसको समझ सकते हैं। तो यही कह रहा है कि कोरिलेशन ये है कि पृथ्वी जो है सदैव घूर्णन करती है पश्चिम से पूर्व की ओर,
तो उसके कारण जो आभासी बल है ना, उससे जो उत्पन्न होता है उसे ही कोरस बल कहते हैं। इस नियम को देने वाले थे फेरल महोदय, इसलिए इसको फेरल का नियम भी कहते हैं। उसके बाद देखिए जेट धाराएं। जेट धाराएं क्या है? लगभग जेट धारा है क्या? लगभग 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित होती है, इसलिए इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा कहा जाता है। और भारत में ये जेट धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के यानी कि दक्षिण में बहती है। यानी केवल ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर, कि भारत में गर्मी की ऋतु को छोड़कर ये धाराएं बहती है। इसकी पश्चिमी प्रभाव के द्वारा देश के, यानी जब पश्चिमी बहती है उस देश के कारण, पश्चिमी प्रभाव के कारण देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिमी चक्रवातें विक्षोभ आते हैं। गर्मियों में सूर्य की आभासी गति के साथ ही उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं हिमालय के उत्तर में चली जाती हैं और एक पूर्वी जेट धारा, जिसे उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धारा कहा जाता है, और गर्मी के महीने में प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर लगभग 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पहुंच जाती है। तो क्या है ये जेट धाराएं? जेट धारा को अगर देखते हैं इस ब्लॉक में दिए गए जो ब्लू कलर में, ये एक सक्रिय पट्टी में स्थित क्षोभमंडल में अत्यधिक ऊंचाई अर्थात 12,000 मीटर से भी अधिक ऊंचाई वाले पश्चिमी हवाएं होती हैं। जेट धारा कैसे होती हैं? पश्चिमी होती हैं। इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा और सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। बहुत सी अलग अलग जेट धाराओं को पहचाना गया है। इनमें सबसे स्थिर मध्य अक्षांशीय और उपोष्ण कटिबंधीय जेट धाराएं हैं। अब हम देखते हैं पश्चिमी विक्षोभ, जो हमारा एक प्रमुख यानी कि बिंदु है। पश्चिमी विक्षोभ जिससे हमारी मानसूनी क्रियाएं होती हैं। सर्दी के महीने में उत्पन्न होने वाली जो पश्चिमी विक्षोभ है, पश्चिमी चक्रवात है, ये ग्रीष्म ऋतु में नहीं, शीत ऋतु में शुरू होता है। सर्दी के महीनों में उत्पन्न होने वाला पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र से, जो भूमध्य सागर क्षेत्र है उससे आने वाली पश्चिमी प्रभाव के कारण होता है। ये प्राय भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को प्रभावित करता है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात मानसून महीनों के साथ साथ अक्टूबर और नवंबर के महीने में आते हैं तथा ये पूर्वी प्रभाव के भाग होते हैं। एक देश के तटीय क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। कोई क्षेत्र देश है तो उसके जो तटवर्ती क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। क्या आपने आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा के तटों पर उनके द्वारा किए गए विनाश के बारे में पढ़ा है? निश्चित रूप से कई बार तुम देखते हो कि जो तटवर्ती क्षेत्र वहाँ सुनामी आती हैं, तूफान आ जाते हैं, जिससे वहाँ पर जन धन की हानि होती है। तो ये बताया उसको मानसून। अब जैसे इसमें मैप के माध्यम से इसको बताया गया, जैसे ये मैप दिया गया है तो उस मैप में ये कहा कि ये जो आपकी धारा है कुछ धरातली पवन है और ये जो डबल लाइन आपकी ये उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम है। ये उपोष्ण पश्चिमी है, जैसे तिब्बत के पठार है ऊपरी वाला, और जैसे नीचे ऑस्ट्रेलिया वाला जो क्षेत्र है ये उपोष्ण है। जबकि जो ये सिंगल है, जैसे ये भारत में नीचे हिंद महासागर से जो जाने वाली ये है, ये धरातली पवन है। कैसी है? धरातली पवन और एक पवन है। इसी प्रकार से जैसे इस मानचित्र में हम देखते हैं धरातली पवन उपोष्ण पश्चिमी स्ट्रीम, ये हमारे कुछ धारा है। अब हम देखते हैं मानसून, भारतीय मानसून कि भारतीय मानसून की क्या प्रक्रिया है, किस प्रकार से ये हमारा यहाँ पर वर्क करता है। मानसून, भारत की जलवायु को हमने अभी पढ़ा है कि भारत की जो जलवायु है वे मानसूनी जलवायु है। इसे मानसूनी जलवायु कहते हैं। सर्दियों, अब मानसून जलवायु की क्या विशेषता है कि मानसून जलवायु की विशेषता है कि सर्दी में अधिक सर्दी होना और गर्मी में अधिक गर्मी होना, जो ऐसे हमारे भारत देश की
स्थिति है, यहाँ पर स्थिति। तो ये मानसून देखिए, मानसून का प्रभाव उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 20 डिग्री उत्तर से और 20 डिग्री दक्षिण के बीच में रहता है। मानसून की प्रक्रिया को समझने के लिए हमें सबसे पहले निम्न बिंदु को समझना बहुत जरूरी है। अगर मानसून को समझेंगे तो इस बिंदु को समझना बहुत ही जरूरी है, तब हमें मानसून के बारे में अच्छे यानी कि ज्ञान होगा। नंबर 1 है हमारा, जैसे स्थल तथा जल के गर्म और ठंडा होने की विभेदी प्रक्रिया के कारण भारत के स्थल भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। कि जो हवाएं हैं सदाब वे उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती हैं। इसलिए ग्रीष्म ऋतु में जब अत्यधिक तापमान हो जाता है तो उत्तर भारत का जो भूभाग है ना वे तपने लग जाता है। तापमान अधिक होता है और तापमान अधिक होता है तो वहाँ पर न्यून दाब होता है। इसलिए हमारे दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ती है, दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिम की ओर वे उत्तर की ओर बढ़ती हैं। तो इसलिए कह रहा है कि स्थल तथा जल के गर्म एवं ठंडा होने की विभेदी प्रक्रिया के कारण भारत के स्थल भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, जबकि इसके आसपास के समुद्र के ऊपरी दाब के ऊपर उच्च दाब का क्षेत्र होता है। अर्थात समुद्र के आसपास उच्च दाब होता है और भूभाग पर निम्न दाब। इसलिए समुद्र से स्थल की ओर जो हवाएं चलती है और जो समुद्र से स्थल की ओर हवाएं चलते हैं उसके अंदर नमी होती है, आर्द्रता होती है, ह्यूमिडिटी होती है, जिससे वे वर्षा करती है। ग्रीष्म ऋतु के दिनों में अंततः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति गंगा के मैदान की ओर खिंचा जाता है। जो हमारा अंततः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है वे जो गंगा नदी का जो मैदान है वहां पर खिसक जाता है। यह विषुवतीय ग्रत है जो प्राय विषुवत वृत्त से 5 डिग्री उत्तर में स्थित होता है। इसे मानसून ऋतु में मानसून गर्त के नाम से भी जाना जाता है। यानी ये जो हमारा अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है इसकी स्थिति से बनने के कारण मानसून आगमन को ये एक तरह से न्योता देता है, इनवाइटेशन करता है। नंबर 3 है हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व लगभग 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश के ऊपर उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है। जो हिंद महासागर जो हमारा नीचे भारत के दक्षिण में जो स्थित है वहां पर एक स्थान है मेडागास्कर। उस मेडागास्कर के पूर्व में लगभग जो 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के ऊपर वहाँ हाई प्रेशर बनता है, उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है और इसलिए मेडागास्कर से नॉर्थ की ओर यानी कि आगे की ओर बढ़ती हैं हवाएं, जिससे तेज वर्षा होती है। तो कह रहा कि उच्च दाब वाले क्षेत्र की स्थिति एवं तीव्रता भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। ये भी एक कारण बनता है। नेक्स्ट है ग्रीष्म ऋतु में, क्योंकि वर्षा अधिकार हमारे ग्रीष्म ऋतु में होती है, क्योंकि टेम्परेचर अधिक हो जाता है, स्थल गर्म होने लग जाता है। तो ये कह नेक्स्ट कह रहा है कि ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत का पठार बहुत अत्यधिक गर्म हो जाता है। गर्मी की ऋतु में जो तिब्बत का पठार है बहुत अधिक गर्म हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप पठार के ऊपर समुद्र तल से लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु धारा और उच्च दाब का निर्माण होता है, जिससे मानसून आगमन को न्योता देता है। नेक्स्ट है ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर पश्चिम जेड धाराओं का तथा भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेड धाराओं का प्रभाव भी देखने को मिलता है। तो अब देखते हैं कि उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है क्या। ये उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र वे क्षेत्र हैं, ये विषुवतीय अक्षांशों के बहुत बड़े गर्त और निम्न दाब का क्षेत्र होता है। यहीं पर उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें आपस में मिल जाती हैं। अर्थात उत्तर पूर्वी और जो दक्षिण पूर्वी जो व्यापारिक पवनें हैं वे आपस में मिल जाती हैं और उस स्थान को हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। यह अभिसरण क्षेत्र विषुवत वृत्त के लगभग समांतर होता है। जो हमारा विषुवत वृत्त है उसके समांतर स्थित होता है, लेकिन सूर्य की आभासी गति के साथ साथ ये उत्तर या दक्षिण की ओर खिसक जाता है, उत्तर और दक्षिण की ओर खिसक जाता है। तो ये ऐसा क्षेत्र होता है। इसके अतिरिक्त दक्षिणी महासागर
दक्षिणी जो महासागर है, दक्षिणी महासागर के ऊपर दाब की अवस्था में परिवर्तन भी मानसून को प्रभावित करता है। सामान्यतः जब दक्षिणी प्रशांत महासागर की उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग के उच्च दाब होता है, तब हिंद महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में क्या होता है, निम्न दाब बनता है। लेकिन कुछ विशेष वर्ष में दाब वायु दाब की स्थिति विपरीत हो जाती है तथा पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर हिंद महासागर की तुलना में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। तो दाब की अवस्था में निम्न नियतकालिक परिवर्तन को दक्षिणी दोलन के नाम से जाना जाता है। और डार्विन उत्तरी ऑस्ट्रेलियन हिंद महासागर 12 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी /131 डिग्री पूर्वी तथा ताहित प्रशांत महासागर 18 डिग्री दक्षिणी और 149 डिग्री पश्चिम के दाब को अंतर की गणना मानसून की तीव्रता के पूर्वानुसार के लिए लिया जाता है। अगर दाब का अंतर ऋणात्मक है तो इसका अर्थ होगा कि मौसम से कम तथा देरी से आने वाला मानसून। एल नीनो और दक्षिण दोलन से जुड़ा हुआ एक लक्षण है, ये एक गर्म समुद्री धारा है। अर्थात ये बता रहा है कि अल नीनो और ला नीनो किसे कहा गया है कि अल नीनो और ला नीनो से हमारे भारतीय मानसून के ऊपर परिवर्तन होता है। जो पेरू जो दक्षिणी जो अमेरिका का जो महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, उसके जो पास में जो कोस्टल पर तटीय पर जो देश है पेरू, उससे बहने वाली ठंडी धारा है जिसे हम पेरू की धारा कहते हैं। तो उसने बता रहा है ये कि पेरू की ठंडी धारा के स्थान पर प्रत्येक 2 या 3 वर्ष के अंतराल में पेरू तट से होकर बहती है और दाब की अवस्था में परिवर्तन का संबंध एलिनो से है। इसलिए इस परिघटना को एनसो एलिनो दक्षिणी दोलन भी कहा जाता है। देखते हैं एलिनो क्या है। जैसे एलिनो के बारे में बताया कि ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा के विकास को एलिनो नाम दिया है। यानी कि एलिनो जो क्या है, एक गर्म धारा है और जो ला लीनो है एक ठंडी धारा है। एलिनो स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है बच्चा तथा जो कि बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है। जैसे हमारा क्रिसमस का जो डे है लगभग 25 दिसंबर के आसपास में मनाते हैं, जिसको 25 दिसंबर को मनाते हैं जो हमारा क्रिसमस डे, उस समय को इसको ये घटना होती है क्योंकि यह धारा क्रिसमस के समय बहना शुरू करती है और एल नीनो की उपस्थिति समुद्र की सतह के तापमान को बढ़ा देती है। जो आपकी नीनो की उपस्थिति समुद्र की जो सतह है ना, उसके तापमान को बढ़ा देती है तथा उस क्षेत्र में व्यापारिक पवनों को कमजोर कर देती हैं, जिससे हमारा मानसून कम आता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अल नीनो और जो ला नीनो है वे हमारे भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे मानसून का आगमन और वापसी, कि हमारे भारत देश में मानसून कैसे आगमन करता है और कैसे प्रस्थान करता है। ओके, थैंक यू।